करेंगे हम प्रिसिशन कैमशाफ्ट लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में हम कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी हमें आने वाले वक्त में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे पाएगी या नहीं। देखो, कुछ लोग इस स्टॉक में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं क्योंकि इस स्टॉक में विजय केडिया सर की इन्वेस्टमेंट बनी हुई है, लेकिन आपको ये कभी भी नहीं बोलना है कि जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलता है और इसके साथ ही वो स्टॉक के साथ जो है रिस्क भी जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है तो ये लोग लॉस नहीं बुक करते हैं, ये लोग बड़े बड़े लॉस भी बुक करते हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा जिस हिसाब से आपके मनी की रिक्वायरमेंट है। आपकी मनी की जरूरत तो नहीं है आपको किसी ऐसे स्टॉक में अपने पैसे को ब्लॉक बिल्कुल मत करो जहां पर आपको एक कम वक्त में रिटर्न्स ना मिले और आपको पैसे की जरूरत हो। ये आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के काम को समझ लेते हैं। देखो, ये कंपनी एक लीडिंग वर्ल्ड की है ना, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कैमशाफ्ट की। अब बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा कि कैमशाफ्ट क्या होता है, तो आपको बता दूं कि कैमशाफ्ट जो है एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि इंजन के इंटरनल कंबशन के लिए यूज किया जाता है। और ये कंपनी सभी तरह के जो कैमशाफ्ट होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि चिल्ड कास्ट आयरन कैमशाफ्ट, डक्ट लाइन आयरन, असेंबल्ड हाइब्रिड कैमशाफ्ट। इसके साथ ही कंपनी एक की सप्लायर है क्रिटिकल इंजेक्टर कंपोनेंट के लिए, बैलेंसर शाफ्ट के लिए, स्पेशलिटी प्रिज्मेटिक पार्ट्स के लिए। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। और कंपनी के पास पूरा 25 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। कंपनी के 45 से ज्यादा ग्लोबल कस्टमर्स हैं। पूरे 150 वेरिएंट से ज्यादा कैमशाफ्ट का निर्माण करती है ये कंपनी। और आपको बता दूं कि ये कंपनी ज्यादातर जो कैमशाफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है वो करती है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। इसके साथ ही कंपनी के पास पूरी 8 फैसिलिटीज है और 4 सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। 2016 में कंपनी का आईपीओ आया था। अब हम ये जानेंगे कि कंपनी जो है किस चीज में अपनी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रही है, फ्यूचर किस चीज में देख रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, मैं भी है ना और लोगों की तरह है ना सारे कंपनी के डेटा को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे स्लाइड पर खुद को साइड में दिखा के उसकी रीडिंग कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि सारा ही जो कंपनी का डेटा होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उस डेटा को कलेक्ट करके उसको कनेक्ट करना, फिर उसकी एनालिसिस करके उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं एक आसान भाषा में आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। अब ध्यान से सुनो, कंपनी जो है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को डेवलप करने पर फोकस कर रही है और इंडियन मार्केट को टारगेट कर रही है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी के पास 45 से ज्यादा ग्लोबल कस्टमर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन उसके बावजूद कंपनी जो है सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट करने की सोच रही है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि सभी जगह जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो कंपनी भी अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तलाश करने की कोशिश कर रही है। कंपनी जो है 4 टन से कम वजन वाले एलसीवी यानी कि लोएस्ट कमर्शियल व्हीकल पर फोकस करने वाली है। और आपको बता दूं कि अगर हम भारत की बात करें ना तो भारत में 2 मिलियन से ज्यादा एलसीवी ऑपरेट हो रहे हैं और हर साल ये नंबर 5 लाख से इंक्रीज होंगे। कंपनी है अपना भी एक कंट्रीब्यूशन करने वाली है अब ईवी की थीम में। इसके साथ ही कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चलते हुए अपने सोलरपुर में ना अपने फर्स्ट ईवी प्लांट को एस्टेब्लिश करने में पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा चुकी है। ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कंपनी जो है अब अपने बिजनेस को पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। अब ये लोग नॉन कैमशाफ्ट बिजनेस में भी उतर गए हैं। यहाँ कंपनी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हालांकि कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं दिखाती है, लेकिन ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी अब डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है। देखो, कंपनी ने अपनी कैमशाफ्ट वॉल्यूम को 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहला है मशीन कैमशाफ्ट, दूसरा है कैमशाफ्ट कास्टिंग। तो मशीन कैमशाफ्ट जो है इनकी टोटल वॉल्यूम का 33% है, जबकि 67% जो बचा हुआ है वो कैमशाफ्ट कास्टिंग का है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि मशीन कैमशाफ्ट जो है उसमें इनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है और वहीं कैमशाफ्ट कास्टिंग की बात करें तो इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी ने 9% ग्लोबल मार्केट को कवर किया हुआ है और वहीं
अगर हम इनके इंडियन मार्केट की बात करें, मतलब डोमेस्टिक मार्केट की, तो पूरा 70% मार्केट शेयर है कंपनी का। तो ये एक एडवांटेज है कंपनी के पास नेटवर्क की। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर कंपनी की अगर लगातार रेवेन्यू की बात करें ना, तो 2021, 22 और 23 में कंपनी का लगातार रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2021 में कंपनी ने एक छोटा सा लॉस भी बुक किया है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, तो कंपनी का जो मैक्सिमम से मतलब है 55% जो बिजनेस है, रेवेन्यू आया है, वो आया है एक्सपोर्ट से। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट भी एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनी आगे चलकर एक स्ट्रांग अपना काम कर सकती है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी भी वहीं पर है इनकी। तो ये चीज आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि एक अच्छा नेटवर्क इनका ग्लोबल मार्केट पे भी बना हुआ है, और उसको बढ़ा भी सकती है कंपनी अगर चाहे तो आने वाले वक्त में। इसके साथ ही कंपनी के जो रॉ मटेरियल है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, रॉ मटेरियल की बात यहाँ पर मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। ये कंपनी काम ही इस तरीके का करती है कि यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके मार्जिन्स के लिए। तो कंपनी जो की रॉ मटेरियल यूज करती है वो यूज करती है रेसिन कोटेड सैंड, MS स्क्रैप, और इसके साथ ही पिग आयरन। तो ये जो की रॉ मटेरियल है ना, इनके जो की रॉ मटेरियल है जो मैक्सिमम ये लोग यूज करते हैं, इनके जब प्राइस इंक्रीज होते हैं, जैसे ही कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, कंपनी के मार्जिन साफ हो जाते हैं। ये एक फैक्टर इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यही हम नीदरलैंड की सब्सिडरी की बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने नीदरलैंड में लगातार जो है लॉस बुक कर रही है। अगर हम 2022 की बात करें तो कंपनी ने पूरे 19 करोड़ का लॉस बुक किया था, जबकि 2023 में पूरे 14 करोड़ का लॉस बुक किया है। ये एक साइक्लिक बिजनेस है, तो ये चीज़ें इसके साथ जुड़ी रहेगी। कमोडिटी के प्राइस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी बैलेंस शीट पर देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है इस स्टॉक के साथ। कंपनी के मुताबिक कंपनी के ईवी सेक्टर के मार्जिन इंक्रीज हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने पूरे 5.82 मिलियन कैमशाफ्ट का प्रोडक्शन किया है और एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया है। इसके साथ ही कंपनी के 3-4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। कंपनी की पूरे 17 कंट्रीज में रीच है, तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कंपनी के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था पहले अतुल ऑटो के बारे में भी, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 45+ ग्लोबल कस्टमर्स हैं इनके पास, 17 कंट्रीज में इनकी रीच है, तो एक कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है आने वाले फ्यूचर में, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कंपनी की। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कंपनी के पास एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो यहाँ जो है मार्जिन्स भी प्ले करते हैं। की जाए कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है ईमॉस, जिसका काम है, जो कि काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग बिजनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करने का काम करती है। सभी तरीके के जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट होते हैं ना व्हीकल्स के, उनको चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करके देती है। तो यहाँ पर कंपनी एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल अपने लिए देख रही है। उसका कारण ये है कि कंपनी ने मुंबई की गवर्नमेंट के लिए ये काम करके दिया है और ये सक्सेसफुली रनिंग भी हो रहा है। सोलरपुर की गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन्होंने कुछ सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कराई हैं जो कि पसंद की जा रही हैं। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल अपने लिए आगे आने वाले फ्यूचर में देख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बिजनेस की जहाँ तक बात है, इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, इस बिजनेस को पूरी तरीके से अडॉप्ट करने में लोगों को समय लगेगा समझने में। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी में थोड़ा समय लग सकता है। देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी अब तक, उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी का जो बिजनेस है, मतलब जिस तरीके का कंपनी काम करती है, वो एक साइक्लिक डिमांड है, साइक्लिक बिजनेस है। तो यहाँ पर लगातार प्रॉफिट इंश्योर करना ना कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके साथ ही जो कंपनी के जो कमोडिटी प्राइस होते हैं उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और साथ में टैक्सेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास एक एडवांटेज है कि इनकी जो कंट्रीज में रीच है, तो एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले वक्त में इनके लिए कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी के
ईवी बिजनेस की बात करें ना तो उसमें कंपनी को साबित करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट में थोड़ा वक्त लगेगा अभी स्टेबल होने में इस चीज़ में। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। जहाँ तक कंपनी की टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव होने की बात है तो कंपनी पहले से ही 150 वेरिएंट्स कैमशाफ्ट के बना रही है, तो और ईवी में भी आ रही है अलग अलग तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी जो है टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की काबिलियत रखती है। और ये कंपनी तो पहले से ही इनोवेटिव हो गई ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स जैसे कि मारुति सुजुकी है, टोयोटा है इनके पास, टाटा है, BMW है, रॉयल एनफील्ड है, किया है, बॉश है, ऑडी है। तो ये बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी के साथ जुड़े हुए, बाकी स्क्रीन पर मैं दे दूँगी, आप देख लेना क्लाइंट्स इनके जो जुड़े हुए हैं इनके साथ। तो इतने बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए कंपनी का इनोवेटिव होना और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अडॉप्ट करना, कंपनी के पास पूरी तरीके से काबिलियत है इस चीज़ की। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि आने वाले वक्त में भी क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की तरह से देख रहे हैं, तो कंपनी आने वाले वक्त में कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी कर सकती है। ये बताना चाहूँगी कि देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी कभी ये होता है, कोई स्टॉक 1 साल नहीं चलता, 2 साल नहीं चलता, 3 साल नहीं चलता, 4 साल नहीं चलता, 5वें या 6ठे साल जब चलता है तो वो पिछले 4 साल या 5 साल की पूरी भरपाई कर देता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी किसी भी स्टॉक के साथ अगर लॉन्ग टर्म अगर आप जुड़ रहे हो तो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और किसी भी विजय केडिया सर की भी यही एक्सपीरियंस है। आप अगर आप उनको सुनते हो थोड़ा सा, और आप है ना किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से जान लेना जो 10 साल से जुड़ा हुआ है मार्केट से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो आपको अच्छे से बता पाएगा कि कोई कंपनी पहले नहीं चलती है कुछ साल, लेकिन जब वो चलती है तो वो कैसे चलती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि कंपनी अपने आप को कितनी जल्दी अडॉप्ट करती है नई टेक्नोलॉजी को और चेंजेस लाने के लिए रेडी होती है फ्यूचर में समय के हिसाब से। अगर हम किसी छोटे शहर की बात करें, वहां पर मान लो कोई एक छोटा बिजनेस बनाकर बैठे हैं 2 या 3 लोग किसी भी सेगमेंट में, और वहां पर वो एक पुराना बंदा नए तरीके से अपने बिजनेस को लाएगा, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वो जो चेंजेस लाया जा रहा है तो मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रिस्क भी जुड़ी हुई होगी उसके साथ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। नए लॉन्ग रन के लिए ना जो नया मार्केट में आया है वो चल जाएगा, क्योंकि उसने मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। जो पुराने बैठे हुए हैं ना वो गायब हो गए हैं सब रिटेलर्स। अब ऑनलाइन बिजनेस का टाइम हो गया। जब तक ऑनलाइन डिलीवरी आप सर्विस नहीं दोगे, कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं बना कर दोगे, तब तक आपकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। ये चीज़, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ यूनिक चाहिए, दूसरे से अलग खुद को कॉम्पिटिटर को साबित करना होता है। तो कंपनी का इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन में अगर आपको चलाना है तो आपको टाइम के साथ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आज आप उठाकर देख लो किसी भी छोटे रिटेलर को जिसने अपने मार्केट में अपने बिजनेस में कोई चेंज नहीं लाया, वो आज की डेट में सारे बिजनेस फेल हो चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत, जब भी किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप किसी भी स्टॉक से जोड़ो तो ये चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि कंपनी नई टेक्नोलॉजी को टाइम के हिसाब से, अगर बहुत लॉन्ग व्यू बना रहे हो तो कंपनी अडॉप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं, वो चेंजेस लाती है टाइम के साथ अपने अंदर या नहीं लाती है, चाहे थोड़ा देरी से लाए लेकिन लाती है। लॉन्ग रन में बिजनेस को चलाने के लिए ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। देखो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीडियो बनाई है, तो आप इसे किसी भी तरीके की बाय और कॉल मत समझना। तो यहाँ आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। किसी की भी गलत तरीके की वीडियो या किसी भी गलत तरीके की एनालिसिस में नहीं फंसना है। आपको अपनी परिस्थितियों को समझकर भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी तरीके की गलत न्यूज़ पर और गलत एनालिसिस पर आपको भरोसा नहीं करना है यहाँ पर, कि आप ही अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। और प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।